गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, योर फ्रेंड गौरव हेयर वंस अगेन। आज एक्चुअली इस वीडियो का मुद्दा जो है वो मेरे मतलब बिज़नेस को ही लेकर के है, डेयरी फार्मिंग के लिए। आज मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ कि मतलब पहाड़ में डेयरी फार्मिंग की क्या फिजिबिलिटी है, क्या वायबिलिटी है और क्या इसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, इसमें काम में क्या मुसीबतें सामने आती हैं और आपको किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप मतलब डेयरी फार्म में एक कह सकते हैं एक नौकरी से बिज़नेस की तरफ को स्विच होना चाहते हैं, डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, क्योंकि आप सबको जैसे कि मैंने अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि अपने पहाड़ की जो हमारी लैंड है, एंसेस्ट्रल लैंड है, वहाँ पे उसको डेवलप करके हम उस पर कुछ काम करें। तो पहले मैं सर्विस इंडस्ट्री की तरफ भी जाना चाहता था, क्योंकि बेसिकली मैं केटरिंग फील्ड से हूँ। तो मुझे लगा कि होम स्टे वगैरह का भी ऑप्शन हो सकता है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो है वो टूरिस्ट इनफ्लो पे डिपेंडेंट है। जबकि जो डेयरी फार्मिंग है वो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और जैसे जैसे लोग मतलब पशुपालन कम कर रहे हैं, जैसे जो इंडिविजुअली घर पे गाय वाय पालते थे वो कम कर रहे हैं, तो उससे जो आने वाले जो डेयरी फार्मर्स हैं, मतलब प्रोस्पेक्टिव डेयरी फार्मर्स हैं, उनके लिए एक फ्यूचर अच्छा है। बट इसमें काफ़ी सारी मतलब कह सकते हैं कि आप समस्याएं भी आती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा समस्याएं मतलब बिल्कुल समस्याएं हैं, वहाँ वो काम नहीं कर सकते आप, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। बट मतलब इसमें स्मार्ट डिसीजंस लेना और चीज़ों को स्मार्टली मैनेज करना और किस जगह पे आप ये शुरू करना चाहते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करना चाहूँगा जगह की। जैसे अगर मान लिया आप किसी प्लेन एरिया में हैं, जो मतलब कि सिटीज़ के आसपास है। जैसे अगर मैं अपने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो हल्द्वानी में है या उसके आसपास हैं, या रुद्रपुर जैसी जगह में है या किच्छा जैसी जगह में है। तो ये बिज़नेस आपके लिए मतलब अगर आप इसको एक कीन तरीके से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपके रिसोर्सेज वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। ड्रॉबैक सिर्फ एक रहता है लेबर का। लेबर अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लीजिए कि गाय गाय वाय का काम करने वाली लेबर बहुत ही मिनिमल हो चुकी है आजकल। पता नहीं क्यों, मतलब लोग दिहाड़ी पे या मनरेगा में इन सब में काम करना चाहते हैं, बट शायद ये काम ज़्यादा लेबोरियस है या ऐसी कुछ कहानी है। बट इसके लिए लेबर बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि नॉट ओनली इन पहाड़, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ही नहीं, कई जगह मतलब मैंने ऐसा जो दो चार मेरे दोस्त हैं जिनके भी डेयरी फार्म्स वगैरह हैं और जिनके वहाँ पे मैंने विजिट किया था, तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि भैया लेबर का तो इशू रहता ही रहता है। क्योंकि एज दिन जब आपका स्केल बढ़ता है तो फिर स्केल बढ़ने के साथ में आपको साथ में बंदा चाहिए ही चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव तो है जॉब। बट ये है कि स्टार्टिंग में मतलब आप भी कर सकते हो अगर आप लेबोरियस हो। आई मीन आपको कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है कि मुझे गोबर निकालने में दिक्कत है या मुझे गाय को नहलाने में दिक्कत है या घास काटने में दिक्कत है, जो भी है। मतलब ये सब चीज़ें अगर आपके उसमें नहीं है तो ये आप शुरू कर सकते हो, बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ मतलब कि आपको एक लेबर, और वो भी डेडिकेटेड लेबर और थोड़ी ईमानदार किस्म की, जिस पर मतलब कि रिलाई किया जा सके, वो आपको ज़रूर चाहिए होगी। दूसरा पॉइंट होता है जगह। जैसे अब हमने ये पहाड़ में शुरू किया है तो हमने तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा वो खेत देखा जिस खेत में हमें लगा कि हाँ ये रोड के पास है, जिससे कि सामान वामान लाने में दिक्कत ना हो और थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है। उस हिसाब से हमने शेड बनाई। जो हमने शेड बनाई थी वो 50 बाई 20 की बनाई थी। फिर मैंने आपको शेड वो पिछले अपने वीडियो में दिखाई थी, जो हमने ऐश क्या कहते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स वगैरह से बनाई थी। तो स्ट्रक्चर वाइज पहले आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है कि मतलब आप स्ट्रक्चर पे ज़्यादा एक्सेस खर्चा ना करें। अब मैं जैसे पहाड़ के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्रिक स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेपर्ड इन्फेस्टेड एरिया है एंड सो। बट अब मैं जैसे 1 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि उसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता था मेरे पास। जैसे कि मान लिया हाफ वॉल बना करके उसके बाद हाफ पे ग्रिलिंग लगा देते, तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन आपका स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा एरेटेड हो जाता और थोड़ा सा और ज़्यादा स्टर्डी हो जाता। बिकॉज अभी जैसे मेरी रूफ जो है बैम्बू वगैरह पे है, तो उस टाइम पे अगर हम खाली मान लिया साइड में पाइप्स लगा करके 4 इंच वाले पाइप लगा, 3 इंच या 4 इंच वाले पाइप लगा करके, पाइप के साथ में जो लोहे वाली जाली होती है, जो स्क्वायर जाली जो बच्चों की स्कूल की बसेस में लगी रहती थी पहले हमारे टाइम में, अब पता नहीं अब लगती है कि नहीं लगती है। तो वो जो जालियाँ होती हैं वो लगाने, वो भी मजबूत होती है काफ़ी, मतलब इन जानवरों को उन पर असर नहीं होता है। और फिर जैसे कहा जा सकता है कि ठंड से बचाव के लिए क्या किया जाए, तो उस टाइम पे ये किया जा सकता था कि हाँ ठंड से बचाव के लिए हम उसमें प्रोविज़न बना देते साइड में तिरपाल लटकाने का, हैवी वाली तिरपाल लटकाने का, जिससे कि गर्मियों के टाइम में उसको उठाया जा सके और सर्दियों के टाइम में उसको पूरा कवर किया जा सके, ताकि हवा हवा ना लगे। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये मान के चलिए कि अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको कम से कम 3 से 4 डेयरी फार्म जा करके देखने पड़ेंगे। अब मेरा तो ड्रॉबैक ये था क्योंकि पहाड़ों में इतना बड़ा स्ट्रक्चर अभी तक तो नहीं देखा था मैंने। बट हाल फिलहाल में मैंने कैंची धाम के आसपास एक बंदे का स्ट्रक्चर देखा, तो उसने वही जाली वाला स्ट्रक्चर बना रखा है और वो बोला कि जबकि वहाँ यहाँ से ज़्यादा ठंड है, वो बोला नहीं नहीं गायों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, ढक वक करके हो जाता है काम। फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि आप लोन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं तो किस स्कीम के अंडर में ले रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसमें मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो लोन आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा और आपके पास एडिशनल कोई सोर्स है उस लोन को पे बैक करने का या नहीं है। क्योंकि
जैसे आप मैं बताऊंगा कि जैसे अगर आपने डेयरी के लिए लोन भी लिया, बंदे ने आपको मतलब बैंक ने आपको लोन दे भी दिया और उन्होंने 1-2 महीने का मोरेटोरियम दे भी दिया, आप 1-2 महीने में सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब से आपका लोन स्टार्ट होता है और 2 महीने के अंदर में आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार होकर के गाय आकर के दूध बिकना ये शुरू नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जब तक नहीं है तब तक मेरे हिसाब से आपको एक बैकअप, एटलीस्ट एक बैकअप कॉर्पस अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि मतलब अगर एटलीस्ट अगर मान लिया आपका सब कुछ स्मूथली भी चला और आप जानवर लाए, आपका दूध भी बिकना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, तो भी एटलीस्ट आपको मतलब इन द साइकिल आते आते 2 से 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि जब जानवर इनिशियली आपके पास आएगा और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर उसमें आपके पास लेबर नहीं है, कई सारे हिचेस आते हैं उसमें बीच बीच में। लेकिन मतलब मेरा मानना है कि 2 से 3 महीने के लिए तो कम से कम आपके आपके पास एक मतलब बैलेंस कॉर्पस तो होना ही चाहिए। कल को एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ेगी तो आपको जानवरों का दूध बेच करके अचानक से इतना पैसा नहीं मिल जाएगा कि आप उसको एक्सपेंड करने के लिए एक नई गाय, क्योंकि अगर आप 4 गाय लेकर के आते हैं, 4 गाय का दूध बिक करके आ रहा है, उसमें फिर एक्सपेंसेस भी होंगे आपके, चारे पे, इस पे, भूसे पे, और वो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, वो रोटेशनल होते हैं कि इस महीने का हो गया तो अगले महीने का आपको एडवांस में लेकर के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा डालना पड़ेगा, तो उतना पैसा आप स्पेयर नहीं कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के ये होता है कि जो काम आप एक्सपेंशन का सोच रहे हो 6 महीने में, वो 1 साल के लिए टल जाएगा, 1 साल का वो 15 महीने के लिए टल जाएगा, ये चीज़ें होंगी। तो इसमें दूसरी चीज़ ये आती है। तीसरी चीज़ आती है कि आप स्कीम में भली भांति ये देखें कि आप पैसा ले किस चीज़ के लिए रहे हैं और अपना माइंडसेट क्लियर रखें, क्योंकि जैसे मेरे उसमें हुआ था कि आई वॉज क्लाउडेड बाई द फैक्ट कि मतलब इतना डाउट था मेरे दिमाग में कि हम प्रोसेसिंग करेंगे और घी बनाएंगे, मट्ठा बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। अल्टीमेटली हमको जो पहला सेटबैक लगा था वो हमारी मतलब जब हमने जानवर खरीदे थे उस पॉइंट से लगा था। बट हमारे उसमें एक और सेटबैक था, वो मैं आपको अपनी जिस स्कीम में मैंने वाउच मतलब एनरोल किया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सेटअप किया था, तो उसके बारे में जब मैं अपना वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो आप ये स्कीम में क्लैरिफाई कर लें कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा और किस चीज़ पे आपको अमाउंट खर्चा करना है, ठीक है। जिससे कि अगर आपको पता चला कि हाँ आपने एक स्पेयर अमाउंट जैसे 4 लाख आपने रख लिया कि मुझे 4 लाख के जानवर खरीदने हैं, और मान लिया आपका 6 या 7 लाख का लोन था, 3-4 लाख रुपए में आपने शेड वेड बना लिया और 2-3 लाख रुपए आपने अपने जानवरों के लिए रख लिए, तो फिर उसमें आपको सारी चीज़ें जोड़ जाड़ करके मतलब अपना हिसाब खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी के कहने से नहीं होगा। आप किसी को भी हायर भी करेंगे या किसी से सलाह भी लेंगे तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग आपको बताएगा, आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आप ही को मैनेज करने हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कि हाँ सबसे बड़ी बात है पानी। अगर आप एक डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो आपको अपने पानी का इंतजाम पहले करना पड़ेगा। पहाड़ों में तो ये फिजिबिलिटी मतलब मुझे बहुत ही कम लगी, क्योंकि यहाँ तो जैसे मैंने अपने पानी वाले वीडियो में बताया था, यहाँ तो पानी की सप्लाई की बड़ी मारा मारी है। अगर आप अपना खुद का आउटसोर्स करके कहीं से पानी ला सकते हैं या किसी धारे से पाइप लगा करके या किसी ऐसी स्रोत से पानी ला ले करके अपने पास ला सकते हैं और आपके पास एम्पल ऑफ वाटर है, तब तो वेल एंड गुड, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज़ आपको पानी के लिए तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, चाहे इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, पानी की तो रिक्वायरमेंट है ही है। मतलब अगर 4 जानवर भी आपने रखे हैं तो ये मान के चलिए कि एक जानवर का दिन का 20 लीटर पानी पी रहा है, दिन का तो नहीं, एक टाइम का ही पी जाते हैं कई बार, तो गर्मियों में तो एक टाइम का 20-20 लीटर पीते हैं। तो ये मान के चलिए कि 4 जानवर का दिन का 160 से 200 लीटर पानी तो पिलाने का है, ऊपर से फिर गौशाला की सफाई, ये वो अटरम शटरम चीज़ें हैं, उसमें भी पानी का खर्चा होना ही होना है। फिर एक पॉइंट आता है जानवरों का। अब जैसे जानवर आप कहाँ से खरीदें, तो जानवरों को खरीदने को लेकर के मैं तो सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि जानवर आप जब भी खरीदें तो सबसे पहले उसकी पेडिग्री देख लें। पेडिग्री हम बोल सकते हैं वंशावली जिसको आप बोलते हैं। अगर आप एक ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं काम, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल नहीं चलना है। जैसे अगर हमने गाय खरीदी तो हमको स्टार्टिंग में ऐसे ब्लफ मारेगा कि अरे ये तो हमारे वहाँ इतना दूध देती है, यहाँ तो इसकी सेवा नहीं हो पा रही है, लेकिन आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, फिर तो वही है जितनी सेवा उतना दूध। ये सारा ब्लफ है, एक नंबर का ब्लफ। अगर कोई आपको कह दे कि मेरे ये गाय हमारे वहाँ 8 लीटर दूध दे रही है, आपके वहाँ खुराक अच्छी मिलेगी तो 10 लीटर 15 लीटर तक चली जाएगी, ये बिल्कुल ही बकवास चीज़ है। मतलब मैंने ये मान के चलिए कि अपने जानवरों पे मैंने जितना इन्वेस्ट मतलब मैंने लोकल से खरीदे थे। मेरी ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक मेरी यही थी कि मैंने लोकल से जानवर खरीदे थे बिना जानकारी के। और मुझे भी यही कहता था, अरे आप तो आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, आपने तो अच्छा सेटअप बना रखा है, ये वो अटरम शटरम और क्या कहते हैं, आप इसमें ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जानवर ऐसा करेंगे, इतना दूध दे देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। जानवर की पेडिग्री अच्छी नहीं है, जानवर अच्छे ब्यात में नहीं है, जानवर अगर आपने खरीदा भी है, ब्याया हुआ भी खरीदा है, लेकिन ब्यात के टाइम में उसको अच्छी खुराक नहीं मिली है, आप भूल जाइए कि आपको कुछ भी यूटिलिटी मिलेगी। आपका जितना खर्चा हो रहा है उतना ही जानवर दूध देगा आपको, उससे ज़्यादा दूध नहीं। मैक्सिमम ये मान के चलिए गाय आपको 100-150 रुपये का फायदा दे देगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भैंस के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मैंने पाली नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, ये मेरे को भैंस पालने वालों ने ही बताया था। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब आप जानवर खरीदें तो जानवर खरीदने में बिल्कुल सतर्क और मतलब रिलायबिलिटी पे खरीदें एक बंदे से, कि जिस बंदे को फिर आप वापस मतलब आप दोबारा भी जा सकें उस बंदे के पास खरीदने के लिए। क्योंकि हमारे साथ तो जो हुआ हुआ। कुल मिलाकर के ये मतलब ये तो बेसिक जस्ट मतलब मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, जो कि मतलब एक डेयरी के धंधे में उतरने से पहले आपको सोचने पड़ेंगे, इनके बारे में पता करना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिकलिटी के आस्पेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर मेरी जानकारी में कुछ सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिए।
बाकी पहाड़ों में क्या डिफ़िकल्टी आती है और प्लेन्स एरिया में क्या एडवांटेज है और जानवरों के साथ क्या मुसीबतें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, जानवरों के ब्यात के टाइम पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। गौरव साइनिंग ऑफ।